फिलहाल जो है वो इन्फोसिस 1% के आसपास की गिरावट जो है वो आज की मार्केट पे शो कर रहा है, लेकिन 1000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एफएनओ एनालिसिस से पहले मैं एक बार टिक बाय टिक चार्ट्स निफ्टी के देखना चाहूंगा, क्योंकि एकदम से स्ट्रॉन्ग बिग वाली फिर से ऊपरी स्तरों पे इमर्ज होती हुई नजर आ रहा है। बिल्कुल फ्लैट हो चुका है अब निफ्टी। अब टिक बाय टिक चार्ट्स पे देखेंगे तो ऊपरी स्तरों पे प्रेशर साफ तौर पे दिखेगा 8576 के लेवल पे, यानी कि कल की क्लोजिंग के मुताबिक बिल्कुल फ्लैट। अब 8541 जो कल के दिन का लो है और 8549 जो आज के दिन का लो है वो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है। लेकिन अब ओपन इंटरेस्ट में आज ज्यादा इजाफा है नहीं और ऑप्शंस राइटर्स का दिन है। दोनों ही साइडों पे प्रीमियम्स घटते हुए नजर आए। कॉल्स और पुट्स आज के सत्र में बिकी हैं और सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है वो है 8600 की कॉल पे और 8500 की पुट में। ओपन इंटरेस्ट में बढ़त इन दोनों ही स्ट्राइक्स पे देखने को मिली है। 8600 की कॉल का प्रीमियम 11% टूटा, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9 लाख शेयर्स जुड़े, और वहीं पर 8500 की पुट का ओपन इंटरेस्ट 9 लाख जुड़ा और 12% प्रीमियम, यानी कि ऑप्शंस राइटर्स एक रेंज में बाजार समझ रहे हैं कि कामकाज होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बहुत स्ट्रांग है, जिसमें ऑयल एंड गैस स्पेस जो अभी अंचल बात कर रहे थे, पेट्रोनेट और गेल दोनों में ही आज कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग था। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा 16 लाख शेयर्स, यानी कि 34% का इजाफा पेट्रोनेट में ओपन इंटरेस्ट में और साथ साथ 8% का इजाफा गेल के ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला। इसके अलावा वोल्टास एक और स्टॉक जो आज एक्टिव होता हुआ नजर आया, और एलएनटी एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स की पोजीशंस काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही हैं। दोनों ही यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। दीवान हाउसिंग और बीएमएल दो और स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन शक्तिकांत दास साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। ब्रिक्स बैंक्स ने हालांकि काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके रिसोर्सेज और फंडिंग को लेकर कई सारे विकल्पों की तलाश चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास जी। सर, एक वर्ल्ड बैंक के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन आप लोग चाहते हैं ब्रिक्स बैंक को, ताकि फंडिंग और रिसोर्सेज की बात है उसको मोबिलाइज किया जा सके? जी देखिए, ब्रिक्स बैंक जो आप ब्रिक्स कंट्रीज का जो इनिशिएटिव है उसमें सबसे बड़ा सक्सेसफुल आउटकम ये रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसको ब्रिक्स बैंक आप कह रहे हैं, टुडे इट इज़ ऑपरेशनल, और उन्होंने 5 कंट्री में, ब्रिक्स के जो 5 मेंबर कंट्रीज, हर एक कंट्री में एक एक प्रोजेक्ट उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है। इंडिया में भी एक रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस किया हुआ है। और अभी जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो उस कंट्री में, मतलब जैसे कि हिंदुस्तान में रुपी बॉन्ड फ्लोट करके वो जो रिसोर्सेस है हमारे देश में लैंड करने की बात भी चल रही है उनके साथ, ताकि वो करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो नहीं रहेगा। और मेरा ये सजेशन था कि देखिए, आज दुनिया भर में बहुत फंड से सरप्लस फंड्स जैसे कि सुपरएनुएशन फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह बहुत है जिनके पास रिसोर्सेस है, लेकिन उनके देश में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, तो वो खुद के देश में अगर अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। और दूसरे तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, फंडिंग रिक्वायरमेंट काफ़ी है, और वहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी रिजनेबल रहेगा। तो हमारा ये सजेशन था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम करके और उनके बैलेंस शीट को लेवरेज करके वो जो पेंशन फंड्स, सुपरएनुएशन फंड्स वगैरह है उसको वो मोबिलाइज करके, उसको वो चैनलाइज करके डेवलपिंग कंट्री प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, ताकि वो जिसका फंड है वो इंस्टीट्यूशंस उनको अच्छे रिटर्न मिले और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का जो रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज वो भी मीट हो जाए। सर, जैसे आपने बताया कि चाइना में जो इस तरह का बॉन्ड है ब्रिक्स बैंक पहले ही शुरू कर चुका है, भारत में करने वाला है या कर सकता है, किस तरह की उसकी रूपरेखा होगी, किस तरह से होगा और क्या इसका मॉडल होगा? नहीं, देखिए, इसका ये है कि जैसे कि हिंदुस्तान की बात अगर ले रहे हैं तो जो मसाला बॉन्ड, जिसको वेस्ट में मसाला बॉन्ड कहते हैं, वो तो रूपी बॉन्ड बाकी देश में फ्लोट हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ऑलरेडी हिंदुस्तान में रूपी बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं, और उनको अभी हाल में जो बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किया था उसमें उनको बहुत ही अट्रैक्टिव रेट मिला था, 6.3 या 6.5 ऐसा कुछ रेट उनको मिला था जो बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किया था, और वो रूपी में है। तो न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स बैंक है वो भी इंडिया के अंदर बॉन्ड फ्लोट करके रूपी में रिसोर्सेस, मतलब रुपया में रिसोर्सेस रेज करके हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंसिंग करेंगे। और इसके लिए वो जो करेंसी, जो डॉलर में अगर आप लोन लेते हो तो उसमें जो करेंसी फ्लक्चुएशन है वो रिस्क नहीं रहेगा। चलिए, लेकिन एक और बेहतर खबर है इकोनॉमी के संदर्भ में, वो है महंगाई दर के आंकड़े। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई दर के मोर्चे पर राहत मिली है। सितंबर में होलसेल महंगाई 3.74% से घटकर 3.57% हो गई है। प्राइमरी आर्टिकल और खाने पीने की महंगाई सबसे ज्यादा घटी है,
प्राइमरी आर्टिकल महंगाई 7.47% से घटकर 4.76% हो गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की महंगाई जो है उसमें 2.42% से इजाफा हुआ है, वो बढ़कर हो गई है 2.48%। ये भी आपको बता दूं कि कल जो सीपीआई के आंकड़े आए थे उसमें रूरल और अर्बन दोनों ही इन्फ्लेशन फ्रंट पे बेहतर आंकड़े थे, यानी कि गिरावट देखने को मिली थी मंथ ऑन बेसिस पे। तो कह सकते हैं कि महंगाई के मोर्चे पे अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिए। वहीं पावर ग्रिड 2020 तक अपनी क्षमता 3 गुना बढ़ाएगी, ये कहना है कंपनी के सीएमडी आईएस झा का। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईएस झा ने बताया कि 10,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की पहचान हुई है, साथ ही तरंग योजना से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए बोलियां लगाई गई हैं। सर, पहला क्वेश्चन मेरा बिडिंग को लेकर होगा। गवर्नमेंट ने तरंग करके नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। माना ये गया कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और आपका जो बिडिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथन होगा। अभी तक क्या इस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का क्या टारगेट है और अभी तक इसमें कितना अचीवमेंट है? जैसा बता, अभी जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं करीब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि 1-2 महीना सब हो जाना चाहिए। ये पीएफसी आरईसी के थ्रू होता है। इन 2 years, 2 months। ओके, FY17 का क्या टारगेट होगा अगर बिडिंग की बात करें? एक्चुअली अभी तक एक्चुअली जैसा आप लोगों ने देखा प्रोग्राम में कि पर्सपेक्टिव प्लान अभी बन रहे हैं, तो वो अभी आने बाकी है। इसे एग्जैक्ट कितना होगा वो पता चलेगा। अभी तक का ये है कि 10,000 करोड़ ये लोग करेंगे। पावर की 40-45,000 करोड़ का कर रही है, करीब 50-60,000 करोड़ का तो पक्का। साउथर्न रीजन की हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन कंजेशन है वो एक आपके लिए चैलेंज रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है अभी तक? कहाँ कंजेशन है? अभी भी देखिए 2 रुपये 43 पैसे और थ्रू आउट वन प्राइस है, क्योंकि लास्ट 2 साल में बहुत सारे लाइन जोड़े हुए हैं और अभी ऑलमोस्ट कंजेशन नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो तो टेक्निकल कारण से होते हैं और इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जा रहा है। इसको जो अभी कैपेसिटी है उसको तिगुना किया जा रहा है। 6,000 से 18,000 2020 तक हो जाएंगे। सर, एक कमेटी बनी थी, उसमें रेलवे के बोर्ड मेंबर्स भी थे, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग जी रेलवे क्रॉसिंग का कुछ प्रोसीड्योर डिले हो जाते थे, ऐसे मिल जाते थे हम लोग को। तो कुछ प्रोसीड्योर का उसको स्पीड अप करने के लिए कमेटी बनी है जिसमें रेलवे सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा प्रोसीड्योर होगा जो कि जल्द से जल्द इसको क्लियरेंस मिल जाएगा। रेलवे का ये भी डिमांड है इनफैक्ट कि ग्रिड से सीधे उनको पावर चाहिए, ताकि जो ट्रैक है और क्योंकि स्टेट्स को लेकर स्टेट्स का अपने अपने हेडल्स हैं, उसको कई दिक्कतें हैं, तो उसमें अभी तक क्या ग्रोथ है? एक्चुअली क्या है, रेलवे अब खुद लाइसेंसी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। पहले क्या था, रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी नहीं माना जाता, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से खरीदते थे। अब वो लाइसेंसी हो गया और ना वो ग्रिड से डायरेक्ट पावर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाना होगा। ट्रांसमिशन लाइन खुद भी बना रहे हैं, कुछ पावर ग्रिड के थ्रू बना रहे हैं और हमारे ख्याल से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी है कि कल से गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत बाकी देशों के नेता आज ही गोवा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी देर शाम गोवा पहुंचेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े मेरे सहयोगी आलोक। सम्मेलन में क्या क्या एजेंडा है और ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर आज के एजेंडा बताऊं तो आज तो रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को पहुंचने वाले हैं और आज ही रशिया के साथ एक बैठक भी है जिसमें कई सारे जो अनाउंसमेंट हो सकते हैं भारत सरकार की तरफ से। एफआर का जो अनाउंसमेंट उम्मीद की जा रही है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक फोरम चल रहा है यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर और ब्रिक्स बैंक को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, तो ये एक बड़ा एजेंडा यहाँ पर है। इकोनॉमिक फोरम के बैठक में यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो उर्जित पटेल है ये थे और बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज के भी गवर्नर थे, वित्त मंत्री थे। यहाँ पर चाइना से एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो ये कुल मिलाकर जो डेलिब्रेशन आज इकोनॉमिक फोरम पर हुआ उसमें यही बात की गई कि जो ब्रिक्स बैंक जिसकी स्थापना की गई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहा जा रहा है, उसको किस तरह से मोबिलाइज किया जा सके, उसके रिसोर्सेज और फंड को, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक के पास जो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस पैसे को ब्रिक्स बैंक किस तरह से लेकर इस्तेमाल कर सकता है, इस पर चर्चा हुई। और ये माना गया कि जो भारत किस तरह से ब्रिक्स बैंक के जरिए एक इंडिया में रुपी बॉन्ड शुरुआत किया जा सकता है जिससे कि ब्रिक्स बैंक को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और यहाँ पर जो बहुत सारी जो मसाला बॉन्ड या तमाम बॉन्ड्स होते हैं उसकी जगह पर इसको रिप्लेस किया जा सके। तो ये कई सारी चीज़ें हुई। साथ ही साथ
इसमें ये भी बात हुई कि जो रेटिंग एजेंसीज जो भारत ने प्रपोज किया है उस पर भी हालांकि बहुत बात आगे नहीं बढ़ी है कि लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेड फ्री जोन बनाने की बात चल रही है पूरे दुनिया जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, उस पर काफ़ी आगे बात बढ़ी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इकोनॉमिक फोरम से बात जो ब्रिक्स देशों के बीच में जो एक टाई जो बन रहा है, इकोनॉमिक टाई बन रहा है और इकोनॉमिक जो संतुलन बन रहा है, उसको किस तरह से दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक है उसके पैरेलल खड़ा किया जाए और जो वर्ल्ड में जो टर्माइल का सीन चल रहा है, ग्रोथ हैम्पर हो रहा है, उसमें किस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज को इंसुलेट किया जा सके, इसको लेकर अभी कई सारी चीजें चल रही है। जैसे जो जिसमें जो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स की बात की जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू जी हाँ, लोग समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। और जैसे आपने बताया कि ब्रिक्स देशों के बीच में एक बेहतर ट्रेड माहौल तैयार करना और ट्रेड को बढ़ावा देना इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा है, इस समिट का मुख्य एजेंडा।